आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सेकेंड ईयर क्लास 12th की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपसे सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है। जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बेटा, वो आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। पूरी की पूरी डिटेल आपको मैं इंट्रोडक्शन से लगाई कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ में आपको न्यूमेरिकल करने के टिप्स भी बताऊंगा, और बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से करना होता है, बोर्ड में किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल पुटअप करना होता है, स्टेप मार्किंग किस तरीके से होता है, उसके बेसिस पे आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। प्लस आपको मैं बीच बीच में ट्रिक्स भी बताते चलूँगा कि आपको अगर नीट का पेपर देना हो, जेई का पेपर देना हो बेटा, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और आपसे बात भी करते रहेंगे बीच बीच में। बस ये बात, एक बात आपसे इम्पॉर्टेंट बात ये करनी है कि अगर लेक्चर आपके लिए बेहतर है, आपको अच्छा लग रहा है, लेक्चर में कुछ ताकत है, दम है, समझ में आ रही है, तो लेक्चर को दूसरे को भी आप शेयर कर दें। उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। ठीक है, तो चलिए हम बिना लेट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आपके चैप्टर पे। और चैप्टर में आते हैं, देखते हैं। देखिए ध्यान से। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले ये आपका है, देखिए ये आपका मैंने पॉइंट बता दिया है, क्लास 12 की केमिस्ट्री है ना, सॉल्यूशन चैप्टर होगा और उसमें इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पहले, सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, देखो दुनिया में जो सॉल्यूशन होता है, अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा लोग, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस आपका क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक्चुअली ये मिक्सचर का ही पार्ट होता है। ये क्या होता है? ये एक्चुअली मिक्सचर का, आप जानते हो ना मिक्सचर क्या होता है बेटा? Mixture is of two type, as you know earlier from the previous question, class 10th. Mixture is, one is heterogeneous mixture बेटा, and another is homogeneous। ठीक है, तो एक बात आपको बता दूं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या होता है। देखो ध्यान से समझना। हेट्रो मीन्स क्या होता है कि मान लो आप दो कंपोनेंट मिला रहे हो, है ना, दोनों कंपोनेंट बेटा मिला रहे हो, एक लेस अमाउंट में है और एक लार्ज अमाउंट में है, ये तो अलग बात होती है, लेकिन दोनों के कंपोनेंट्स अलग अलग विजिबल हो मिक्सचर बनने के बाद, मिलने के बाद। और आप जानते हो कि दो कंपाउंड जब मिलते हैं तो मिक्सचर बनते हैं। जिसे मान लिया जाए कि आप सैंड की कंडीशन ले लो, सैंड ले लो और आप क्या ले लो, यहाँ शुगर ले लो। ठीक है, दोनों को अगर आप मिलाते हो तो ये दोनों तो मिक्सचर बनेंगे, लेकिन आप सैंड को भी अलग दिखा सकते हो। सैंड भी और शुगर भी दोनों अलग हो सकते हैं, यानी बोथ कंपोनेंट कैन बी सेपरेट आउट। दोनों को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं बाई फिजिकल मीन्स, सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस। तो ये आपका हेट्रोजीनियस होता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। अच्छा, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ए और बी तो आपने मिलाया है ना, और दोनों यानी द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विल नॉट विजिबल सेपरेटली, यानी दोनों कंपोनेंट बेटा मिलने के बाद विल नॉट सेपरेटली, विल नॉट विजिबल सेपरेटली, मतलब भैया दोनों अलग अलग नहीं दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग दिखाई नहीं दे सकते हैं। विल नॉट विजिबल सेपरेटली का मतलब यही होता है। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल समझोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि शुगर को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो बेटा क्या होने वाला है? दिस विल फॉर्म शुगर सोल्यूशन। इज इट क्लियर? ये बच्चा लोग क्या बनाएगा? शुगर सोल्यूशन बनाएगा। अब आप चाहो
भाई घर में आप अगर मीठी शरबत बना दिया आपने, काफ़ी मीठा शरबत हो गया, अब आप चाह रहे हो कि भाई हल्का हो जाए, तो बिना पानी मिलाए आप ये नहीं कर सकते हो उसमें से शुगर को निकाल सकते हो। वी कांट सेपरेट आउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर विच विल बी इन एक्सेस अमाउंट, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो शुगर होता है बेटा, ये आपका होमोजीनियस होता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस की बात करेंगे। तो क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दोनों, सबसे खास बात बता रहा हूँ, पहली बात होमोजीनियस होना चाहिए, और बोथ शुड बी नॉन रिएक्टिव, बोथ शुड बी नॉन रिएक्टिव। सबसे मज़ेदार बात यह है बेटा कि भैया दोनों जो होना चाहिए ना, वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। वो दोनों अलग अलग आपस में रिएक्शन ना करें, रिएक्शन डिसॉल्व हो जाए लेकिन रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी होता है। तो आपने सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या दिया कि इट इज अ, ठीक है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा क्या है ये, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका, ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। कोई जरूरी नहीं है दो ही, दो से ज़्यादा भी हो सकता, वो अलग बात है कि मुझे पढ़ना कौन सा है इस चैप्टर में, ठीक है। और एक खास बात है कि कंपोनेंट विल नॉट, शुड नॉट रिएक्ट टुगेदर। कंपोनेंट, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, कंपोनेंट शुड बी नॉट, ठीक है, रिएक्ट टुगेदर, शुड बी नॉट रिएक्ट टुगेदर। भैया ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, ये सबसे प्रॉब्लम होती है, सबसे खास बात इसकी ये होती है। तो आपके बीच में मैंने क्या समझाया कि भैया ये होमोजीनियस होता है, बिल्कुल सही है। किसका होता है, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स का होता है, ये भी है। सबसे खास बात मैंने बोला कि भैया द कंपोनेंट शुड नॉट बी रिएक्ट टुगेदर। तो जिनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलते हैं उन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये मजे की बात रही आपका, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। इतनी बात समझिए। चलो हम आपको एग्जाम्पल से बात करेंगे, एग्जाम्पल ले चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल में जब हम ले चलेंगे आपको, तो एग्जाम्पल तो इतनी बेहतरीन आपके लिए ले जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अब सॉलिड का एग्जाम्पल, जैसे ब्रास का नाम सुने होंगे तुम लोग, ब्रास। तो ब्रास क्या होता है, दोनों सॉलिड कंपोनेंट होता है, कॉपर और जिंक होता है। अब ये बताओ कि ब्रास बनने के बाद क्या कॉपर और जिंक सेपरेट विजिबल होते हैं, नहीं होते हैं। आप एक बात बताओ, गोल्ड जो आप ज्वेलरी बनाते हो, जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हो, वो ज्वेलरी क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ भी होती है। प्योर गोल्ड तो उसमें होता नहीं है, क्योंकि प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनती नहीं है। तो अगर उसमें हम लोग इम्प्योरिटी नहीं डालेंगे तो उसकी शेप नहीं आएगी। तो कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ डाला जाता है। तो क्या हम इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं, मतलब देख करके बता सकते हैं कि गोल्ड में जो हम ज्वेलरी पहने हुए हैं उसमें क्या इम्प्योरिटी दिख रहा है, नहीं दिखता भाई। इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी होमोजीनियस। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और भैया जहाँ पे होमोजीनियस की कंडीशन आ गई तो कोई भी कह सकता है कि दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरी बात कर लो भैया, जर्मन सिल्वर का नाम सुने होंगे, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर का नाम सुने होंगे। भाई जर्मन सिल्वर में क्या होता है, इसमें भी कॉपर और जिंक होता है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका होमोजीनियस है। चलो ठीक है, मैंने बोला आप पता भी कर लो, देख भी लो, होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है ये। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग विजिबल नहीं होते हैं बनने के बाद। तो आप कह सकते हो सर ये भी तो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जाम्पल है, इसमें कहीं बट नहीं होगा, दावे के साथ आप बोल सकते हो। तीसरी बात, आपकी ज़िंदगी में ये भी दिखता है, ब्रॉन्ज। तो भैया ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकेल। तो बेटा ये भी तो आपका होमोजीनियस ही होता है,
ये भी अलग अलग विजिबल नहीं होंगे बेटा। जब अलग अलग विजिबल नहीं होंगे देन दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक ट्रिक मैं बताता हूँ। मैंने बोला ना कि आपको हर टॉपिक में ट्रिक बताऊंगा आपके बेहतर काम के लिए। देखो कैसे समझोगे ब्रॉन्ज में क्या कंपोजिशन होता है। देखो एन का मतलब आप निकिल क्लियर कर लेना, क्लियर है। जेड का मतलब क्या होता है, ये आपका हो जाएगा जिंक। और बी के बाद सी आता है अल्फ़ाबेट में, और सी का मतलब कॉपर। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, सारी बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। भैया कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ, देखो एकदम बेसिक से मैं आपको एडवांस बताऊंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी बात को। ये दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो भैया कंपोनेंट जो होता है ना, वो मेनली तो आपके दो ही होते हैं। एक होते हैं सॉल्यूट, और एक जो होते हैं बच्चा लोग दैट विल बी सॉल्वेंट। तो लोग कहते हैं कि जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में मेजर किया जाता है, कम अमाउंट में होता है। लेकिन मैं आपको बड़ी बात आज बताता हूँ कि लेस अमाउंट का मतलब इन टर्म ऑफ मोल, इन द टर्म ऑफ मोल। हम मोल के टर्म में बात करेंगे, ग्राम के बाद में नहीं करेंगे। ये स्टैंडर्ड होता है। और जो लेस लार्ज अमाउंट में होता है, किस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में होता है। तो जब लार्ज अमाउंट में होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो भी किस टर्म में भैया, इन द टर्म ऑफ, इन द टर्म ऑफ किसके बेटा, मोल के टर्म में, है ना, मोल के टर्म में। देन यू विल डिसाइड द विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। क्लियर है। एक एग्जाम्पल में हम ले चलेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि अगर 120 ग्राम ऑफ यूरिया ले लिया जाए, ठीक है, यूरिया ले लिया जाए, और आप अगर ऐसे कह दो कि 60 ग्राम आप क्या ले लो, वाटर के टर्म में आप ले लो, तो इस तरह से नहीं डिसाइड करना। मैं देखता हूँ कि वैल्यू सही हम लोगों ने लिखा है कि नहीं। तो देखो मोल ले जाओ, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, एज यू नो, W/M। तो भैया W इसका निकाल लो, NH2CONH2 इसकी फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 है तो 2 × 14 हो जाएगा, बराबर है बात। हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1 प्लस कार्बन 12 और ये 16। तो क्या हो जाएगा, 14 2 × 28 और 4 और ये 12 और ये 16। तो 4 6 और 2 8 और 8 8 16 4 20, 2 2 2 4 5 6 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 120/60। तो जब डिवाइड करोगे तो 2 मोल आ जाएगा यहाँ पे, बात बराबर है। यहाँ बेटा क्या होगा, n = 60/18। तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 3 या 9 और ये 10 आ जाएगा, ये 3 3 या 9 3 पॉइंट समथिंग। तो एक बात कह सकते हो ना कि सर आपने जो बोला वो यहाँ तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। यहाँ नंबर ऑफ मोल वाटर का कितना हो रहा है, 3.3 मोल हो रहा है। क्लियर है, चलो ठीक है, मस्त बात है। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल यूरिया की अगर बात कर लो तो ये 2 मोल आ रहा है। नाउ वी कैन डिसाइड विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ देखो ये कम अमाउंट में 2 मोल है, देन दिस विल बी सॉल्यूट। ठीक है, और ये देखो ये आपका 3 मोल 3.3 ज़्यादा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको मैं पीछे लेक्चर में जो बताया हूँ इन द टर्म ऑफ मोल, तो आपको बेटा मोल के ही टर्म में डिसाइड करना है। इसके अलावा इस लेवल में आप 12th के लेवल में अगर आ गए और इस तरीके से बात कर रहे हो तो ठीक नहीं है कि ग्राम के टर्म में हम बात कर रहे हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस बात से आपको, उस बात पे आपको कायम रहना, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड कर लोगे, आप पता लगा लोगे कि सॉल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अब आगे ले चलता हूँ। देखो
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है उसकी जरा बात करें। हालांकि हमको पढ़ना तो है नहीं पूरा, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बोला ना कि आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आपको अगर दिखाई दे देगा तो क्या दिखाई देगा, एक दिखाई देगा आपको, ठीक है, एक दिखाई देगा आपका बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा लोग, बोलो क्लियर है। एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। एक भैया हमारे क्या होता है, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं बिना मतलब वाली बात? बिल्कुल मतलब है ना, अभी काम से आएगा तो बताऊंगा। तो ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। आपको मैं ये टू जेड सारी बात बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ बच्चा लोग कंपोनेंट हो जाएगा एकदम। तो ये क्या है भाई, बाइनरी का मतलब क्या होगा, दो कंपोनेंट है ए और बी। तो इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में हम ए को क्या कंसिडर कर लेंगे, सॉल्वेंट कंसिडर कर लेंगे। देन बी को क्या करेंगे, सॉल्यूट करेंगे। तो बच्चा लोग ये बता दो कि भैया दो कंपोनेंट है यहाँ पे, तो ए सॉल्वेंट हो गया, बी सॉल्यूट, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। टर्नरी में आ जाओ तो आपको तीन कंपोनेंट दिखाई देना है, तो इसमें से एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव कराइएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन का बिहेवियर होता है इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, अभी समझाता हूँ। और ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा, सॉल्यूट हो जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3, इसीलिए टर्नरी। टर्नरी माने 3 कंपोनेंट बच्चा। क्वाटर्नरी में आ जाओ, ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो देखो ये तुम्हारे हो जाएंगे सॉल्यूट में और ये तुम्हारे जो हो जाएंगे सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर आपके जो होंगे 4 कंपोनेंट होते हैं और यहाँ 3 होते हैं और यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे। लेकिन हम जैसे मान लो हम लोग अगर बात कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन, मतलब आपने शुगर लिया और वाटर, कितने कंपोनेंट लिया भैया, कितने कंपोनेंट लिया बच्चा लोग, बोलिए। आपने 2 कंपोनेंट लिया, तो दिस विल बी बाइनरी, बस दिस विल बी बाइनरी। अब मान लो कि आपने शुगर भी ले लिया, आपने सॉल्ट थोड़ा डाल दिया उसमें और वाटर भी डाल दिया, कितने कंपोनेंट हुए बच्चा, 3 कंपोनेंट हुए। तो टर्नरी तो हम बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आ जाओ, शुगर मैंने ले लिया, मैंने यहाँ पर सॉल्ट ले लिया, मैंने, आपको इच्छा लगा कि मैं कलर वाला शरबत पीऊँगा और वाटर ले लिया, तो 4 कंपोनेंट हुआ। तो दैट विल बी क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, है ना। ये क्या कहलाएगा भैया, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। बोलिए बात बराबर है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा बच्चा। देखो एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाओगे ना तो आनंद आएगा, मज़ा आएगा। ये आप चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ मैं ना, ये आपको 0 से एकदम ऊपर की तरफ ले चलूँगा, कहीं दिक्कत कोई नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये कहानी होता है। चलिए हम आगे पेज पे ले चलते हैं, आपको इसको लिख लीजिएगा। बट वी हैव ओनली डिस्कस अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन। हम लोग बेटा पूरी चैप्टर में सिर्फ हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे, इसके अलावा हम लोग किसी की नहीं करेंगे स्टडी। इसी का करना बच्चा लोग, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो हो ही गया। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से ज़रा सुनिएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर, कि दुनिया में जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो मिक्सचर ही होते हैं, लेकिन सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते। तो कह सकते हो एवरी सॉल्यूशन, एवरी सॉल्यूशन, है ना, जितने भी होंगे बेटा, एवरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, इज अ मिक्सचर। जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे मिक्सचर होंगे। लेकिन बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन। सारे सॉल्यूशन नहीं होंगे। अभी तो मैंने समझाया आपको, अभी तो मैंने बोला
कि होमोजीनियस जो आपकी मिक्सचर की बात कर रहा जा रहा है, हम लोग जो मिक्सचर की बात कर रहे हैं बेटा, उस मिक्सचर में एक होमोजीनियस होता है। तो बच्चा जो होमोजीनियस होगा, एवरी सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, तो होमोजीनियस को ही तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर ही तो है भैया। सॉल्यूशन क्या है बच्चा लोग? मिक्सचर ही है। और दूसरी बात जरा बोल दो, जो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है वो मिक्सचर, है तो मिक्सचर, लेकिन हम इस मिक्सचर को सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते हैं ना बेटा। तो ये कहानी आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। इस बात पे अगर फोकस करोगे ना तो आपकी ज़िंदगी सुकून में जाएगी। जो बात मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुनना, लिखना भी। तो ये कहानी है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बहुत डिटेल उसमें नहीं जाना है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन किसके बेसिस पे भैया? किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे जाना है बता दो। ये जाना है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? डन है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो ठीक है, मस्त बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे सॉल्वेंट का जो नेचर होगा बेटा, उसी को हम सॉल्यूशन के नाम से बोलेंगे। जैसे सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो एक बात देखो यहाँ पे, तो उसके बेसिस पर हम सॉल्यूशन के जो टाइप बात करेंगे, जो सॉल्यूशन के टाइप बात करेंगे वो 3 तरीके का बात करेंगे हम लोग। कितने तरीके का बात करेंगे? 3। तो एक होगा बच्चा लोग सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। एक क्या होगा भैया? लिक्विड सॉल्यूशन। वन इज द लिक्विड सॉल्यूशन। मजे की बात है ना। और थर्ड बच्चा क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन। देखा जाए क्या इसमें आता है हम लोगों का, गैसियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको 3 बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे, यहाँ वाली, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ। 3 बातें देखने को मिलेंगी आपको जो मैं बता रहा हूँ, सोच समझ के बात करिए। अब यहाँ अगर हम सॉल्यूट की बात कर लें और सॉल्वेंट की बात कर लें, तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको जो बोला उस बात को सुनो भाई। मैंने बोला कि सॉल्वेंट सारे लोग सॉलिड होंगे, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। लेकिन 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 जो सॉल्यूट होगा, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड बेटा, इट मे बी गैस। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसके नेचर पे ही हम इसका नाम सॉलिड सॉल्यूशन रखें। लिक्विड में क्या होगा? सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। अगर हम अलग पेज पे बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात कर लें बच्चा, अगर हम किसकी बात कर लें, लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो यार इसमें भी वही कंडीशन होगा भैया, यहाँ पर भी वही होगा। आप सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड लोगे और सॉल्यूट जो लोगे वो दोनों लोगे। तो यहाँ क्या होगा? लिक्विड ये होगा, ये भी आपका लिक्विड होगा, ये भी आपका लिक्विड होगा। लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। तो एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर इसी के बारे में बात करेंगे। हम लोग जब भी बात करेंगे हम लोग यहीं पे बात करेंगे, यहीं पे सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन और गैस और गैस का सॉल्यूशन। सॉलिड और लिक्विड का मतलब क्या हो गया बच्चा? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या हो गया? एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, पानी मिलाते हो ना एल्कोहल के अंदर, एल्कोहलिक। गैस और लिक्विड में ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये भी तो हो सकता है भाई। तो ये आपकी कहानी होता है। तो हम जब भी बात करेंगे तो इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे।
यहाँ वाले गैस और गैस की बात अगर गैसियस में देख लो, ये सॉलिड प्लस गैस होता है, ठीक है, लिक्विड प्लस गैस होता है और गैस प्लस गैस होता है। तो गैस और गैस अगर होमोजीनियस होगा, गैस और गैस क्या हो रहा बेटा, होमोजीनियस अगर होगा तब तो वो सॉल्यूशन बोलोगे। अगर उसमें हेट्रोजीनियस नेचर आएगा तो सॉल्यूशन की बात हम नहीं कर सकते। तो वी कैन स्टार्ट द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो बेटा हम लोग जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, जब भी बात करेंगे हम लोग यहीं पे बात करेंगे, इसके अलावा हम लोग और कोई बात नहीं करेंगे, इन तीनों का फैक्टर ही हम बात करेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सवाल यहीं से आता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जरा इसको देख लिया जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बार जरा मैं आपको बता दूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात मैं आपसे करूँगा और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, पहले इसका डिफिनीशन समझो भैया कि कंसंट्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिलेटिव अमाउंट, आपको बच्चे समझना, इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्यूट प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट में या आप क्या कह सकते हो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो दैट विल बी योर द डिफिनीशन ऑफ कंसंट्रेशन। वही तो कंसंट्रेशन का डिफिनीशन होता है कि द रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्या, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और इन सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन में आप जैसे 2 ग्राम पर लीटर की बात कर लो या 2 मोल पर लीटर, हम बात 2 मोल पर लीटर ही अगर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं आपसे, आप एक बात समझो, 2 मोल पर लीटर का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर क्या है सॉल्यूशन है, और उसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है बेटा, डिजॉल्व 2 मोल सॉल्यूट है, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये कहानी इसका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टर्म होते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहला टर्म जो होता है बच्चा लोग, वो होता है मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। और देखो सवाल भी जो आता है आपका वो यहाँ से आ जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखो, मैं अभी आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा, फिर एकेडमिक लेवल पे फॉर्मूले बता दूंगा, फिर रिलेशन बता दूंगा, फिर आप जब सवाल करोगे ना तो मज़ा आएगा, बेहतरीन तरीके से सवाल करोगे, एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लगेगा हाँ तुम कुछ सही में सीख चुके हो, कुछ तुमको आ रहा है, इस बात की बात कर रहा हूँ। तो देखो हम लोग सीधे बात करेंगे फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला ही मेन होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूट, डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये ऐसे समझो ना भैया, क्या दिक्कत है आपको, क्या समझ दिक्कत हो रहा है, मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन है भैया और उसमें नंबर ऑफ मोल कितने डिजॉल्व कर रहे हो, दैट विल बी मोलैरिटी। तो अगर हम मोलैरिटी को फॉर्मूले से उठा लें तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आप सेकेंड 10th 11th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये कहानी होता है मोलैरिटी का। अब यूनिट अगर बात करोगे तो यूनिट भी यहीं लगे हाथ सीख लो ना बच्चा, यूनिट जो होगा वो मोल होगा और पर लीटर भी होता है, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब,
ये बात आपको समझ लेना होगा। दिस इज अ यूनिट ऑफ मोलरिटी। इज इट क्लियर? अब एक बात बताओ तुम लोग, मोल को हम तोड़ भी तो सकते हैं। एन इज इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। और एम क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्यों ना हम मोल को तोड़ दें, स्प्लिट कर दें। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है बच्चा, और नीचे आ जाएगा मोलर वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो रहेगा ही। लेकिन एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो किस में होना चाहिए? इट शुड बी इन लीटर। जिंदगी भर तो लीटर में वैल्यू देगा नहीं, ये कुछ न कुछ तो दे सकता है। अगर ये ml में दे रखा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये ml में दे रखा तो क्या करेंगे? अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा है तो लीटर में बदल लो। तो सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, क्या होगा? W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लिखा है तो ml में अगर दे दिया तो लीटर में ले जाना और ऊपर 1000 से क्या कर लेना? मल्टीप्लाई कर लेना। इज इट क्लियर बेटा? तो ये फॉर्मूला है, आपके लिए काम आएगा। मैं अभी आपको और भी डिटेल बताऊंगा इसका, बस अभी एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मोलरिटी को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करें, मतलब पूरी बात है, ये पूरी डिफिनीशन वही है कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ वही है, लेकिन कंडीशन दे दें एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस मोलरिटी का टर्म चेंज हो जाता है डीमल कॉल, डीमल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? डीमल। उसको क्या नाम बोलोगे? डीमल सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ बच्चा? उसका डिफिनीशन अगर हम देखें कि इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ, है ना, सॉल्यूशन, किस पे बेटा? एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कॉल्ड डीमेल ऑफ सॉल्यूशन। उसको अब हम मोलरिटी नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोल देना? डीमेल ऑफ सॉल्यूशन बोल देना। ये भी एक कंसंट्रेशन को मेज़र करने की एक तरीका है, एक तरकीब है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? डीमेल भी कहीं दे दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मोलरिटी को मेजर करते हैं तो बताओ क्या होगा। अगर मोलर 0 डिग्री पे हम ले रहे हैं तो बताओ यार क्या होगा। तो आपको कहीं परेशान नहीं रहना है, बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करना, सीधे बोल दो कि भैया वो आपका क्या है? वो आपका जो है डीमेल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? डीमेल कहलाता है। बोलो बात बराबर है? समझ में आ रही बात? इतनी बात मैं तभी से मैं बता रहा हूँ, बोलो क्लियर हो रही है ना? अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर शेयर करें, दूसरों को भी दें, ताकि मैं आपको इससे भी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूं कंटेंट को। ठीक है, इससे भी ज़्यादा कंटेंट आपको दे दूंगा भी गारंटी के साथ। बस यही है कि हमारी जो एनर्जी है, जो एनर्जी लग रही है, उसको और आपकी तरफ से मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन होगा तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी दूंगा, ये दावा है मेरा, गारंटी है। आपको वीडियो में, लेक्चर में दिखाई भी देगा। चलो यहाँ तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ मोलरिटी वाले टर्म पे। ठीक है, तो इसकी और भी डिटेल है, मैं आगे बात करूँगा। वो एकेडमिक तो यहाँ तक आता है। मोलरिटी का मतलब क्या है? देखो टर्म में भी समझ में आ गया। अच्छा, सवाल में क्या लिखा होता है? दे देता है कि मोलल सॉल्यूशन। क्या दे देता है? मोलल सॉल्यूशन। तो मोलल सॉल्यूशन कहीं भी अगर लिखा हो तो उसका मतलब मोलरिटी ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो एक बात बताओ, अच्छा एक बात हम बार बार यहाँ लिखेंगे, ए को मैं इस चैप्टर में हमेशा सॉल्वेंट की तरह बताऊंगा और बी को इस चैप्टर में हमेशा सॉल्यूट की तरह बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ जो सॉल्वेंट है यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्या मैंने बोला?
आप, मैं जानता हूँ फॉर डिफिनीशन लिखने के भी शौकीन है, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलरिटी, ये तो छोटा पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम हो जाएगा बच्चा। ठीक है, यहाँ पर भी आप फॉर्मूले को स्प्लिट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल वाला जो यहाँ दिख रहा है वहाँ लिख सकते हो मोलरिटी डबल स्मॉल एम है बेटा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। और मैंने बोला ना कि भाई पेपर वाले कभी कभी आपको घुमा भी देते हैं, तो अगर आपके पेपर में सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं दिया है तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू WA, और अगर ये ग्राम में दे दिया तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1000 में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 1000 आ जाएगा। ये मोलरिटी का टर्म है। अब इसमें एक सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव, उसमें ये पूछता है कि क्या मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये पूछ देता है कि क्या मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो देखो ध्यान से, आप जरा फॉर्मूला देखो जरा, तो मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है और मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो भी किलोग्राम में। क्या इस फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम आ रहा है, क्या इस फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे भाई मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट होता है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा बच्चा लो, किलोग्राम में। क्या इसमें कहीं वॉल्यूम आ रहा है, क्या इसमें सवाल में कहीं वॉल्यूम दिख रहा है, ध्यान से देखो एक दिमाग खोल करके, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो, इंक्रीज या डिक्रीज भी करते हो, तो मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें और यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस लें और पावर 0 ले लें, तो किसी भी वैल्यू पे अगर पावर 0 होता तो 1 लेते हैं, इसका मतलब कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता। हमारा कहने का मतलब ये जो हम फार्मूला लिखे हैं इसका ये नहीं मतलब है, जब फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं है तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये बात बोलना था आपसे, इंडिपेंडेंट होता बच्चा लोग, ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम होता तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, वैसे मोलरिटी क्या है, मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, जब मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा तो यार वो तो वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी मोलरिटी क्या बोलती है, N/V। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या होता है कि मोलरिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर के पावर कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए याद रखना कि मोलरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। तो बोलो कोई तकलीफ तो होगा नहीं, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया। यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, आगे ले चलते हैं आपको मैं। देखो इसके बाद टर्म आता है बेटा नॉर्मेलिटी। आज मैं इसको बता देता हूँ, सेकेंड लेक्चर में आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा नॉर्मेलिटी। तो कहीं कहीं नॉर्मल सॉल्यूशन भी लिख देता है, क्या लिख देता है, नॉर्मल सॉल्यूशन लिख देता है, ठीक है। तो इसका भी बात वही होगा, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अच्छा ये होता क्या है, नॉर्मेलिटी की मतलब क्या है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब ये एक बीमारी आ गई कि सर इसमें एक चीज आपने यूज किया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो फार्मूला पहले देखा जाए तब कुछ बात किया जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा बच्चा लोग, अपॉन आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रहेगा। और वो सोल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में। ये आप लकीर बांध लो, एकदम गांठ बांध लो कि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर नॉट इन ml। ठीक है, ml में होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ये आप 11th में पढ़े हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, बस खत्म। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट को जानने के लिए आपको इक्वल इक्विवेलेंट वेट का मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा, कैसे निकाला जाता है उसे न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का झंझट न रहे, मैं इसको मोलरिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किस में होगा बच्चा लोग, लीटर में होगा। ये आपका फार्मूला होगा। जब हम लोग यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, क्योंकि हम इनिशियल वाले से बात करेंगे, यहाँ वाले से फार्मूला मतलब यूनिट निकालते हैं, ये कहानी है। तो यूनिट भी आपके लिए बहुत शानदार काम आने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम लोग रिलेशन बना सकते हैं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए हम लोग, अच्छा रिलेशन में आगे बात करूंगा, आपको मैं दोनों में रिलेशन बता दूंगा। लेकिन एक सवाल आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर मैं 1 मोलर H3PO4 दे दूँ और 1 नॉर्मलिटी H3PO4 दे दूँ, पूछ दिया इसमें से बताओ नॉर्मलिटी ज़्यादा होगी कि मोलरिटी ज़्यादा होगी। तो हम इसके लिए अगर सॉल्व कर लें यहाँ वाले के लिए, तो क्या होगा अगर हम, अच्छा चलो इसको मैं आगे बताता हूँ क्योंकि मैंने आपको रिलेशन अभी नहीं बताया। तो रिलेशन बताने के बाद इस सवाल की चर्चा करूँगा, या एक काम करते हैं मैं रिलेशन बता ही देता हूँ तो आपको समझ। जैसे देखो यहाँ पे आपका अगर आ जाएगा तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ये है। अब जरा हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखें अगर, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन बैलेंसी फैक्टर होता है, यानी एन फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे HCl का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लीजिए और कितना बैलेंसी फैक्टर, एसिड है 1 H देगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर जितना H देगा उसकी बैलेंसी फैक्टर हो जाएगी। तो अगर हम E के जगह पे ये वैल्यू पुटअप करें तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो एकदम शानदार बताता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वैलेंसी फैक्टर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा वैलेंसी फैक्टर और नीचे मॉलिक्यूलर वेट और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। एक बात बताओ, कुछ दिख रहा है तुमको, दिख रहा है कि सर ये तो मोलरिटी होता है, ये क्या होता है, मोलरिटी होता है। तो क्यों न लिख दिया जाए भाई, समय वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना, डन है कि नहीं डन है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। और अगर मोलरिटी निकालना है तो नॉर्मलिटी बाई क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ये तो आप मैथमेटिकल टर्म है, जान सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, देखो ध्यान से, इसकी अगर नॉर्मलिटी हम निकालेंगे तो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी 1 दिया है, अच्छा वैलेंसी फैक्टर मतलब कितने H देगा, ये 3 देगा, इसका मतलब ये 3N हो गया।
और यहाँ पे अगर हम नॉर्मलिटी देखें तो ये मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मलिटी 1 है, ये मोलरिटी आपका नहीं पता है, ये आपका 3 हो जाएगा, यानी मोलरिटी 1/3, यानी मोलरिटी किसको कह सकते हो, m/3। ये 3n है और ये m/3 है, ये 3n है, ये 1/3 है, मतलब कि 3 है, ये 1/3 है। तो आप कह सकते हो ना कि नॉर्मलिटी इज ग्रेटर देन मोलरिटी। तो याद रखना नॉर्मलिटी और मोलरिटी या तो इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर देन मोलरिटी हो सकता है। हमारा कहने का मतलब ये हो सकता है अगर किसी की वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाए, मान लो नॉर्मलिटी इंटू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर है, किसी की वैलेंसी फैक्टर अगर 1 हो जाए बच्चा लोग, तो मोलरिटी इंटू 1 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, तो ऐसे केस में ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर वैलेंसी फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो तो नॉर्मलिटी तो ग्रेटर देन मोलरिटी होगा कि नहीं होगा, बोलो डन है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग, क्लियर है, डन है, आगे चलते हैं। इसके बाद आपको मैं ले चलता हूं, एक टर्म होता है फॉर्मेलिटी। बोलोगे सर ये कहाँ है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, है, देख लेना, साइड वगैरह बुक में भी मिलते हैं ये सब चीज़ें। तो फॉर्मेलिटी का मतलब क्या, सीधे फॉर्मूले पे बात करना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट होता है बच्चा लोग, और फॉर्मूला मास, यही तो समझना है, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। अब इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा वॉल्यूम, वही घिसी पिटी जिंदगी है बच्चा। तो यार घिसी पिटी जिंदगी चला रहे हो तो अच्छी बात है ना, और अच्छे तरीके से तैयारी रहेगी, एक ही चीज़ कई बार पढ़ोगे तो। अब बोलोगे सर मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा, सर बोल नहीं रहे आप, क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ ना, शांत तो रहो, क्या होगा देखो। एक बात बताता हूँ, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एसिटिक एसिड का नाम सुने हो तुम लोग, बिल्कुल सुने हो। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो 60 होता है, लेकिन जब एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डाल दें, बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो जब बेंजीन में डालोगे तो ये एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है पानी के अंदर या बेंजीन के अंदर। और जब डाइमर बना लेगा तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला मास लिखेंगे। तो 60 का 2 टाइम कितना हो जाएगा, 120। बोलोगे सर ऐसा क्या कर दिया इसने, एक खेल किया यहाँ पे, एक गेम खेला इसने, क्या, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला गेम। ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या करने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करने लगा बच्चा लोग, क्या करने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, क्लियर है ना बेटा। तो यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा, तो इसके वजह से इसका फॉर्मूला मास कितना हो गया, 120, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 60 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो अगर आपका जो फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक हो जाए, एक बात बता दूं आपको, एक बात बताता हूं आपको, अगर आपका फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो बच्चा लोग जो फॉर्मेलिटी होगा वो मोलरिटी के क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोलो डन है, बोलो क्लियर है। जैसे NaCl है बच्चा लोग, NaCl का मॉलिक्यूलर मास भी आपका 58 होगा और इसका जो होगा फॉर्मूला मास भी आपका 58 होगा। तो ये दोनों बराबर होंगे तो इनकी फॉर्मेलिटी और इसकी मोलरिटी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गया। अब आपको कुछ परसेंटेज के टर्म में बात करता हूं, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज के टर्म में। तो परसेंटेज के टर्म में थोड़ा हम डिटेल बात करेंगे, वीडियो बड़ा हो जा रहा है। W/W परसेंट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट का मतलब 100 लगा दो, मामला खत्म। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। अब W/V क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका होता है इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब इसके बाद 2-3 कंसंट्रेशन टर्म और बचे हुए हैं, वो हम जब बात करेंगे आपसे, तो वो बात करेंगे आपसे हम कंसंट्रेशन वाले टर्म में। मतलब सॉरी, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो आपको हो सकता है कि आपको मतलब दिक्कत हो, इसलिए मैं लेक्चर को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो को अच्छी तरीके से समझो, लिखी हुई चीज़ को देखो, नोट्स बनाओ, खूब सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। सुंदर नोट्स बनाओगे तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। और मेन बात ये कि जो मेहनत हम कर रहे हैं, जितने भी टीचर मेहनत करते हैं, उन सबका उनको सबको सैल्यूट है, मतलब सैल्यूट है मेरे तरफ से। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि टीचर को ऑनर देना, टीचर की मेहनत को ऑनर देना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगेगा, आपको टॉपिक समझ में आएगा, तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ साथ आप सभी को नमस्कार।